हेलो, मैं विशाल गुप्ता आपका आपके ही यूट्यूब चैनल जीटी मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज फिर हम क्लास 12 की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए वेक्टर कंटिन्यू किया था, उसी पे आज काम करेंगे। वेक्टर अलजेब्रा, इसी पे काम करना है। आज कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और इन क्वेश्चंस के बेस पे हम आपको जो इसकी बेसिक है वो हम समझाने की कोशिश करेंगे। अगर पहले क्वेश्चन को देखें तो लिखा है फाइंड द यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले बात करेंगे यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट वेक्टर पे अगर हम बात करते हैं तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर उस वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। पहली चीज तो ये जान लीजिए, किसी भी वेक्टर यानी कि अगर मान लीजिए लिखा है 2i + 3j + 4k, अगर ये कोई वेक्टर है तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर इस वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, निकलता कैसे है? किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से की बनाते हैं उसके ऊपर, और इसके लिखते हैं यहां पर वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या आ गया? मैग्नीट्यूड आ गया। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले तो वेक्टर जान लीजिए किस फॉर्म में लिखा जाता है। मान लीजिए लिखा है ai + bj + ck, ये एक वेक्टर लिखा है। यहां पर जो a b c लिखे हुए हैं इनको बोलते हैं हम डायरेक्शन रेशियो। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? दीज आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस वेक्टर। ठीक, अब अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, अगर इस वेक्टर को कुछ नाम दे दे, मान लीजिए इसको नाम दे दिया मैंने OP। अगर इस वेक्टर का हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, या PQ दे देते हैं, कुछ भी दे दीजिए नाम, PQ नाम दे दिया हमने। ठीक है, तो अगर ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए लिखने के लिए यहाँ पर इस तरीके से बनाते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं √a² + b² + c²। यानी किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए उनके डायरेक्शन रेशियो k² का सम का √। तो ये होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर मालूम है क्या है? ये है वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम है, और हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर के लिए हमें क्या करना होता है? वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो जो वेक्टर हमें दे रखा है, अगर हमें इस वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर निकालना है तो हमें जो निकालना है मैग्नीट्यूड वो इस वेक्टर का निकालना है। तो अगर निकाल लिया है तो a की जगह कितना है 2, b की जगह 3, c की जगह पे 4 और pq की जगह पर a। तो ये आ जाएगा यहाँ पर √a² का मतलब 2², 3² एंड 4²। ये आ जाएगा 29। ये आ गया इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब अगर हमको यूनिट वेक्टर निकालना है तो हमने बताया वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि वेक्टर 2i + 3j + 4k, दिस इज वेक्टर, और इसके अपॉन में क्या लिखना है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अलग कर लें चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं आप 3/√29j और 4/√29k। अब i j k क्या होता है तो आपको मालूम होना चाहिए। यहां पर हमने 3 कंपोनेंट ले रखे हैं, इसका मतलब ये 3 डायमेंशनल पे काम कर रहा है, यानी कि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। तो अगर x y z एक्सिस हमको दे रखे हैं तो यहां पर क्या है? ये x एक्सिस के अलोंग i वेक्टर, y एक्सिस के अलोंग j वेक्टर, और z के करस्पॉन्डिंग बात करेंगे तो ये k वेक्टर हो जाएगा। यानी i j k क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x y और z के जो कंपोनेंट है वो रिप्रेजेंट होते हैं। ये तो बात हो गई हमारी यूनिट वेक्टर की, बात हो गई। वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, वेक्टर हो गया, ठीक है, और डायरेक्शन रेशियो हो गया। इसमें मैं ये करना क्या था, लिखा था फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर a एंड b। देखिए मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इसमें बताया। अब इसी के बेसिस पे अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्वेश्चन में क्या दे रखा, मैंने बताया कि यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर क्वेश्चन में क्या कहा गया, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ दिस एंड दिस, इसका मतलब जो यूनिट वेक्टर निकलेगा वो a और b के सम के बाद जो वेक्टर मिलेगा उसका निकालना है। तो क्या किया जाए, अगर हम वेक्टर a कितना दे रखा है 2i + 2j - 5k, जबकि b दे रखा है 2i + j + 3k। अब हमको अगर a + b चाहिए तो इनको हम ऐड करें तो क्या आ जाएगा? 2i और 2i मिलके 4i, 2j और j मिलके 3j, और k आ जाएगा -2k। हमें चाहिए वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मैंने भी आपको बताया वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा।
फार्मूला √a² यानी कि 16, b² यानी 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 16 और 9 25 और 25 में से 4 माइनस तो 21। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड। इन दोनों वेक्टर के ऐड में जो वेक्टर हमको मिलता है उसका मैग्नीट्यूड हमको मालूम हो गया और हमें इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए। तो अगर यूनिट वेक्टर इसका चाहिए तो कैसे रिप्रेजेंट करें, चाहे तो हम इस तरीके से लगा दें समझाने के लिए, वरना डायरेक्ट आप लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ a प्लस b। अगर इसका निकालेंगे हम तो वेक्टर यानी कि 4i प्लस 3j माइनस 2k के अपॉन में आ जाएगा √21, और इसके बाद अलग चाहे तो लिखें 4/√21i, 3/√21j, जबकि 2/√21k। ये आ जाएगा a प्लस b का यूनिट वेक्टर, और यही हमको इसमें निकालना था। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ दिस एंड दिस वेक्टर। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए अभी मैंने बात की थी डायरेक्शन रेशियो की। मैंने इस क्वेश्चन को जानबूझ के इसलिए लिखा है कि डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन है क्या, आखिर में समझ में नहीं आता। कभी हम डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन समझ लेते हैं और कभी डायरेक्शन कोसाइन को डायरेक्शन रेशियो समझ लेते हैं। कैसे किया जाएगा समझ लीजिए इसको। डायरेक्शन रेशियो क्या है, किसी भी वेक्टर के i j k के जो कोफिशिएंट होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं, इनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। ये बात मैंने अभी बताई। जैसे वेक्टर ले रखा a बराबर i प्लस j माइनस 2k, तो अगर डायरेक्शन रेशियो की बात करें, अगर डायरेक्शन रेशियोज की बात करें तो यहाँ पर क्या है 1 1 और -2, 1 1 और -2 डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। ठीक, किसी भी वेक्टर, चलिए पोजीशन वेक्टर बाद में बताएंगे, पहले इसी को जान लीजिए। डायरेक्शन रेशियो क्या है, किसी भी वेक्टर के i j और k के जो भी कोफिशिएंट होते हैं उन्हें हम डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन, एक्चुअली डायरेक्शन कोसाइन है क्या, किसी भी वेक्टर का x एक्सिस के साथ जो एंगल होता है, y के साथ जो एंगल होता है, z के साथ जो एंगल होता है, और उनके साथ कॉस लगा दिया जाए। यानी कि अगर ये मान लिया जाए कि एक वेक्टर है जिसका x एक्सिस का जो एंगल है वो अल्फा है, एक दूसरा जो मतलब मैंने बोला j के साथ जो एंगल है इसी वेक्टर का वो बीटा है, और इसी वेक्टर का z के साथ जो एंगल है अगर वो गामा है, तो इस तरीके से कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। इनको L, M और N भी कहा जाता है, यानी L से, M से और N से रिप्रेजेंट करते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को। निकलेगा कैसे, सीधे सीधे अभी याद कर लीजिए इसको, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री समझानी पड़ेगी अगर सॉल्व करते हैं, वरना डायरेक्ट पढ़ेंगे आप। अगर कोई वेक्टर दे रखा है AI BJ CK, तो इसके लिए अगर हम डायरेक्ट यानी x एक्सिस के साथ जो एंगल होगा अगर वो निकालना है कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा वेक्टर नहीं यहाँ पर a अपॉन मतलब डायरेक्शन रेशियो जो भी रहेगा इसके अपॉन में इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी a² प्लस b² प्लस c²। b कॉस बीटा के लिए j के साथ क्या है b अपॉन √a² प्लस b² प्लस c², और अगर हम c के साथ देखें या हम z के साथ देखें तो c अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। ये जो हमने यहाँ पर लिखे हैं ये हैं दीज आर डायरेक्शन कोसाइन, और इनका एक रिलेशन होता है, क्या होता है L² प्लस m² प्लस n² इज इक्वल टू 1। कैसे आएगा, इसको प्रूव भी कराया जा सकता है, इजी है, बट डायरेक्ट आप पढ़ लीजिए, भी यूज नहीं है ज़्यादा उसका। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने आपको डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन बताए। क्वेश्चन को अगर देखें, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि i प्लस j माइनस 2k क्या डायरेक्शन रेशियो चाहिए और डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियो लिख चुके हैं, डायरेक्शन कोसाइन हमने तरीका आपको बता दिया। अगर इसी चीज को हम फॉलो करते हैं तो क्या निकलेगा, देखिए आप लोगों का काफ़ी कोऑपरेशन रहा है जिसकी वजह से हम लोग 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन इस समय कुछ स्पीड स्लो लग रही है और इस समय ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत है हम आपको एक दूसरे की।
क्योंकि आपका अपना चैनल है ये, जिसको अगर बढ़ाएंगे तो शायद हम आप सब बढ़ेंगे आगे। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से पहले। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो वेक्टर दे रखा है ए, दिस इज आई प्लस जे माइनस 2k। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए जिससे कि हम आप सब आगे बढ़ें और हमारा जो उत्साह है वो बढ़ जाए इसको करने के लिए। तो यहाँ पर a बराबर आई प्लस जे माइनस 2k दे रखा हुआ है। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए डायरेक्शन कोसाइन यानी कि कॉस एल्फा। मैंने क्या बताया, ए यहाँ पर क्या है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1 अपॉन रूट 6। ऐसे ही अगर हम कॉस बीटा निकालेंगे तो ये क्या है, बी अपॉन बी भी कितना है 1 अपॉन सेम 1 प्लस 1 प्लस 4, दिस इज आल्सो 1 अपॉन रूट 6। और अगर कॉस गामा निकालते हैं तो यहाँ पर माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ए। अच्छा, एक चीज़ और बता दें आपको, ये चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा हमने निकाल लिया। इसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन अगर नेक्स्ट देखें, लिखा है फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q। देखिए डायरेक्टेड जो वर्ड आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डायरेक्टेड का मतलब ये किधर से किधर चलना है। वेक्टर में इस चीज का क्योंकि डायरेक्शन है ना ये, तो हम जानते हैं वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड। अगर डायरेक्शन में चेंज किया जाएगा तो ये सर्टेन है कि उस वेक्टर में भी कोई ना कोई चेंज होगा। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि एक पॉइंट P दे रखा है। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, जो पॉइंट दिया होता है एक्चुअली में दिस पॉइंट इज द पोजीशन वेक्टर। किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर उनके पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो एक होता है इनिशियल पॉइंट और एक होता है टर्मिनल पॉइंट। इसका मतलब एक वेक्टर जहां से शुरुआत होगा वो पॉइंट और एक जहां तक वेक्टर जाएगा वो पॉइंट। क्वेश्चन में क्या लिखा है, डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q। यानी हमें P से Q के लिए निकालना तो वेक्टर PQ लिखना पड़ेगा। अगर Q से P होता तो QP लिखना पड़ता। निकलेगा कैसे, इसको चाहें तो आप इस पे कार्टेशियन प्लेन पे अगर बना के समझें तो एक ये लो इसे बना देते हैं। अभी इसमें एक और एक्सेस ले ली जाएगी, लेकिन समझाने के लिए अगर P पॉइंट ये है और Q पॉइंट ये है तो ये OP है, ये OQ है। अगर हमें PQ चाहिए, P से Q यानी इधर Q डायरेक्शन है इसका। अगर PQ चाहिए तो क्या किया जाएगा, अगर एक वेक्टर मान लीजिए यहाँ पर A हो गया, ये वेक्टर B हो गया, तो वेक्टर सम की जो प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी कि A प्लस PQ अगर यहाँ से निकालें तो A प्लस PQ, मैंने कहा था जहाँ पर ये खत्म होगा वहीं से दूसरा चालू होगा। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए A प्लस PQ इज इक्वल टू B। A प्लस PQ इज इक्वल टू B, तो PQ इज इक्वल टू आ जाएगा B माइनस A। इसका मतलब ये है कि अगर मैं PQ निकालना है तो Q माइनस P करना पड़ेगा। Q माइनस P, Q का मतलब OQ और P का मतलब OP। PQ को लिख सकते हैं OQ माइनस OP। समझिए कुछ नया नहीं है, जो मैंने बताया वही है कि किसी भी वेक्टर जैसे मान लीजिए O से स्टार्ट वो P तक गया और P से Q तक गया, तो A और PQ का जो सम होगा वो B के इक्वल होगा। ये वेक्टर सम मैंने आपको समझाया था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर निकल आएगा। तो PQ की वैल्यू आ जाएगी B माइनस A। B क्या है, OQ वेक्टर है, और A क्या है, OP वेक्टर है। यानी PQ इज इक्वल टू OQ माइनस OP। और OQ क्या है, अगर हमने बोला अभी आपसे कि ये पॉइंट किसी भी वेक्टर के पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब अगर हमें OQ चाहिए तो OQ का मतलब हो जाएगा -1i माइनस 2j माइनस 4k। जबकि अगर हम OP की बात करेंगे तो 2i प्लस 3j प्लस 0k। और हमें करना है माइनस, तो माइनस करने के लिए डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। Q में से अगर P माइनस करेंगे यानी कि -1i से अगर 2i माइनस किया जाएगा। समझ में नहीं आ रहा आपको, तो अगर नहीं समझा तो उसको ज़्यादा मत ध्यान दीजिए। आपको बस ये समझना है कि अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं तो आपको जो बाद वाला पॉइंट है उसमें से पहले वाले पॉइंट को माइनस करना है। तो -1 -2 दिस इज -3i, और -2 से -3 करना तो माइनस का 5j, और -4 से 0 माइनस करना तो माइनस का 4k। तो इस तरीके से जो PQ निकल आएगा हमको वो मिल गया, -3i -5j -4k। समझा क्या रहा था मैं, उसको फिर से समझिए। P का मतलब OP वेक्टर, OP वेक्टर का मतलब 2i प्लस 3j प्लस 0k, और Q का मतलब OQ वेक्टर दिस इज -i माइनस 2j माइनस 4k। हमने बताया अगर PQ निकालना है
तो ओ क्यू माइनस ओ पी, यानी माइनस आई से माइनस 2i करेंगे तो माइनस 3i आएगा, माइनस 2i से माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 5j आएगा, माइनस 4 से 0 माइनस करेंगे तो माइनस का 4k आएगा। यही बात मैंने यहां पर लिखी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया गया, सेक्शन फार्मूले पे काम करना है। देखिए 2 तरीके से सेक्शन फार्मूला पढ़ना है। वैसे तो क्लास 10th में भी पढ़ा सेक्शन फार्मूला mx2 + n x1/m+n, वही फार्मूला यहाँ पर है बट वेक्टर फॉर्म में। कैसे करेंगे समझाने के लिए, अगर इंटरनली अगर 2 फार्मूले बनेंगे, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली, तो अगर पहले इंटरनली पे काम किया जाए तो क्या है, मान लीजिए एक पॉइंट O है जहां से 2 वेक्टर, एक हो गया मान लीजिए P, एक हो गया मान लीजिए Q। ठीक, ये P हो गया, इसको नाम दे देते कुछ चाहे तो आप, इसको A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया। एक नाम दे दिया O से P, O से Q 2 वेक्टर है, एक A वेक्टर हो गया और एक B वेक्टर हो गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई R पॉइंट है। अच्छा, डायरेक्शन मैटर करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि यहां पर ये कहा गया कि कोई एक ऐसा वेक्टर या कोई ऐसा पॉइंट है जो इस पी क्यू को, पी क्यू बोला है तो पी क्यू अगर हमने बोला है तो इसका मतलब डायरेक्शन पी से क्यू की ओर, और ये कोई पॉइंट आर हो गया, यानी कि ओ आर इस पी क्यू को किसी रेशियो में डिवाइड करते तो पी क्यू को एम रेशियो एन में, तो पी की तरफ एम और क्यू की तरफ एन। समझना क्या है, कुछ खास बात नहीं करनी है, जो वेक्टर सम की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है उसी को हम यूज करेंगे। यहां पर एम और एन है क्या, एम एन क्या है, पी आर और आर क्यू का रेशियो जो दे रखा है वो एम रेशियो एन दे रखा है, तो पी आर निकालना पड़ेगा। पी आर कैसे निकलेगा, अगर हम डायरेक्ट देखिए ये वेक्टर ओ से शुरुआत हुआ पी और पी से गया है क्यू की ओर, इसका मतलब वेक्टर सम का अगर यूज करें तो ओ पी प्लस पी आर इज इक्वल टू ओ आर। समझ रहे हैं आप, मैंने बोला कि ओपी प्लस पी आर, क्यों, क्योंकि पी से क्यू डायरेक्शन है, वेक्टर सम कंडीशन बता रखी, जहां से वेक्टर शुरू होता है दूसरा वहीं से, तो ये इनिशियल पॉइंट से इनका जो होता है ये रिजल्ट हुआ, नहीं अगर ये है बी है तो ये ए प्लस बी होगा। अगर इसका यूज किया जाए तो यहां पर ये क्या हो गया, ओपी प्लस हो गया पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ आर। वैल्यू पुट करें तो ओपी का मतलब इसको आर दे देते हैं नाम, ओपी कितना ए, पी आर कितना है एम और ओ आर कितना है आर। तो यहां से अगर एम की वैल्यू निकालें तो आर माइनस ए। सेम कंडीशन अगर हम बात करें यहां पर ओ क्यू आर में, तो यहां पर कहां से है, यहां पर हो गया ओ आर प्लस आर क्यू बन जाएगा ओ क्यू, यानी कि ओ आर प्लस आर क्यू बन जाएगा ओ क्यू। वैल्यू लिखें, ओ आर कितना है आर क्यू कितना है एन, जबकि ओ क्यू कितना है बी, तो यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी बी प्लस एन, बी प्लस, मैंने माइनस क्यों किया है, यहाँ प्लस होना चाहिए ना, आर प्लस एन बन जाएगा बी, तो यहां पे आ जाएगा आर बराबर बी माइनस एन। एन पे आपको वेक्टर नहीं लगाना है क्योंकि ये रेशियो है, यानी कि ये कोई वैल्यूज है। अब हमें करना क्या है, हमें वो दोनों से, अच्छा यहां से m निकाला तो यहां से r निकाला, तो यहां से n निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि m और n का रेशियो है ये। अगर n लिखेंगे तो यहां पे r लिखेंगे, हमको m मालूम हो गया, हमको n मालूम हो गया, इनके रेशियो अगर निकालें तो m अपॉन n इज इक्वल टू हो जाएगा r माइनस ए अपॉन b माइनस r। क्रॉस मल्टीप्लाई करा ली जाए तो क्या आ जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा m टाइम्स ऑफ b माइनस r इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ r माइनस a। अंदर मल्टीप्लाई एम बी माइनस एम आर इज इक्वल टू एन आर माइनस एन ए। एम बी और एन ए एक पास कर ले तो एम बी प्लस एन ए इज इक्वल टू हो जाएगा एन आर प्लस एम आर कॉमन ले ले तो एम प्लस एन आर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आर की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा एम बी
प्लस NA अपॉन M प्लस N। तो इस तरीके से हमने आपको ये बता दिया कि वो वेक्टर जो P और Q को M/N में अगर डिवाइड करता है तो उसका डायरेक्ट अगर हमको निकालना है वेक्टर तो MB प्लस NA MB प्लस NA अपॉन M प्लस N। अगर यही काम अगर एक्सटर्नली हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नली में अंतर क्या आएगा, एक्सटर्नली में अंतर ये आएगा कि यहां पर ये मान लीजिए Q हो गया और ये R हो गया और ये B यहां पर के बजाय ये हो गया। कहने का मतलब ये है कि इतना है, ये A हो गया वेक्टर, ये B वेक्टर हो गया और जो यहां पर R है वो इसके बाहर है कहीं इस तरीके से। तो यहां पर M क्या, M ये पूरी हो जाएगी और ये N हो जाएगी। काम फिर वही करना है और लेकिन यहां पर आएगा क्या, यहां पर फार्मूला चाहे तो डायरेक्ट लिख लें, प्रूविंग आती नहीं है तो ये आ जाएगा MB माइनस NA अपॉन M माइनस N। यानी अगर एक्सटर्नली होगा तो माइनस आ जाएगा। आया कैसे वो बताया जा सकता है, कोई इसमें टिपिकल वर्क नहीं है। जो मैंने अभी बताया वही काम करना है कि दो वेक्टर को यानी A ये अगर निकालेंगे तो इसको M माइनस N लिखा जाएगा, है ना। रिजल्टेंट से लेकिन देखते हैं डिस्टेंस, ठीक, जो रिजल्टेंट है यानी R उससे देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें उसी को एक काम और कर सकते हैं, उस क्वेश्चन में जो भी हमने किया इंटरनली वाले में उसको N को माइनस N से रिप्लेस कर दीजिए, अपने आप ही सब सिस्टमैटिक हो जाएगा, ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन इसका अगला समझा देते हैं, समझ लीजिए वो भी। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन भी जानबूझ के लिखे हमने। इसमें लिखा है राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। पहले तो मैग्नीट्यूड हम आपको बता चुके हैं क्या होता है, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के सम का अंडर रूट, यानी अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। करना क्या है इसमें ये कह रहे हैं कि दो ऐसे वेक्टर आपको बताने जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो बट वेक्टर डिफरेंट हो। ऐसा कब हो सकता है, समझिए जरा। अगर मान लीजिए वेक्टर लिखा है 2i प्लस 3j प्लस 5k और एक वेक्टर दे रखा है b बराबर 3i प्लस 5j प्लस 2k। अब देखो अब इसमें a b और c और इसका a b c, भले a b आपस में कुछ भी गड़बड़ हुआ है लेकिन अगर हम वैल्यू निकालेंगे, अगर हम a का निकालते हैं क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 25 9 34 4 38 38 आ गया रूट में। अगर हम b निकालते हैं तो यहाँ भी अंडर रूट चूंकि क्या आएगा 9 प्लस 25 प्लस 4 यानी ये भी वही आएगा, खाली ऑर्डर इधर उधर हुआ है लेकिन वैल्यू सेम आई, यानी ये दोनों वेक्टर अलग अलग है बट मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये आपको एक बताना था, तो मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मैग्नीट्यूड सेम हो बट वेक्टर सेम ना हो, तो ये कंडीशन यहाँ पर आ गई। अगला जो केस है उसमें क्या है कि यूनिट वेक्टर सेम हो, यानी कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए बट वेक्टर सेम नहीं होना चाहिए। तो एक बात आप जान लो कि कोई भी दो ऐसे वेक्टर, देखिए कब ऐसा होता है यूनिट वेक्टर, एक बहुत सिंपल सा तरीका जान लीजिए कि अगर एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स यानी किसी भी कांस्टेंट टाइम्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका ये मतलब होता है कि दोनों के यूनिट वेक्टर सेम आएंगे। यानी जब कोई दो ऐसे वेक्टर हमको मिल जाएं जिनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल में हो, प्रोपोर्शनल का मतलब सेम रेशियो बनाए, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर लिख दिया हमने i प्लस 2j प्लस 3k और दूसरा वेक्टर लिख दिया हमने 2i प्लस 4j प्लस 6k। अगर आप यहाँ पर रेशियो निकालें तो इनका रेशियो जो आ रहा है यानी a अगर हम यहाँ पर लिखें तो b जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ a आ रहा है। तो अगर कॉमन ले लेंगे इसमें तो अंदर जो दिखेगा वो a दिखेगा। तो ऐसे जो भी वेक्टर होते हैं उनको हम बोल सकते हैं कि इनके यूनिट वेक्टर सेम है।
इनके यूनिट वेक्टर सेम है, कैसे सेम है वो निकाल सकते हैं आप। निकालने का तरीका, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये होता है यूनिट वेक्टर के लिए। अब हम निकालें, अगर देखिए क्या आता है, अगर हम आपको निकाल के दिखाएं तो वेक्टर ए के लिए अगर हम निकालते हैं तो हमने क्या बताया था, ए अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना तो वेक्टर अपॉन यानी आई प्लस 2j प्लस 3k अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा 14, यानी कि आई अपॉन रूट 14 प्लस 2j अपॉन रूट 14 प्लस 3k अपॉन रूट 14। यह है वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये यूनिट वेक्टर है। अगर बी निकालें, बी देखिए आप, यहाँ पर क्या है, वेक्टर यानी कि 2i 4j प्लस 6k, अगर यहाँ पर निकालें तो अंडर रूट ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 16, 36। ये अगर ऊपर से 2 कॉमन ले ले तो अंदर आई प्लस 2j प्लस 3k, और यहाँ पर अगर देखें तो 16 और 36, 16 4 20 और ये 56 को अगर लिखे तो 4 इंटू 14 लिख सकते हैं, और 4 का अंडर 2 बाहर आ जाएगा तो 2 अपॉन 2 अंडर रूट 14 और साथ ही पूरा वेक्टर। तो इस 2 से 2 कट जाएगा, अब हमारा है तो क्या आ जाएगा, आई अपॉन रूट 14 यानी कि 1 अपॉन रूट 14 आई, 2 अपॉन रूट 14 जे और 3 अपॉन रूट 14 के। तो यही यहाँ पर देखिए ए का आया, यही यहाँ पर बी का आया। तो ऐसे जो वेक्टर होते हैं इनको बोल सकते हैं, इनके डायरेक्शन तो सेम है बट इनके मतलब डायरेक्शन सेम है बट इनका जो वेक्टर है वो आपस में इक्वल नहीं है, या ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन तो सेम है बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। यहाँ क्या था, मैग्नीट्यूड सेम था, वेक्टर डिफरेंट था। ओके, तो बस आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।